हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोलराइजेशन चैप्टर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। इसमें मेनली हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो जेई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। एडवांस में ये टॉपिक जेई एडवांस का टॉपिक नहीं है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी पता हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो अगर वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाईजेड प्लेन में ऑसिलेट करते रहेंगे और दोनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। आप लोगों को ये भी पता है बच्चों कि जो फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे फिनोमिना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनको हम साउंड वेव्स, प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स, ये दोनों शो करती हैं। लेकिन पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव्स ही पोलराइजेशन शो करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन शो नहीं करती हैं। तो इस पर भी छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा फिनोमिना केवल ट्रांसवर्स वेव्स शो करती हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीवी में और रेडियो सिग्नल्स जो हम लोग रिसीव करते हैं, जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करना चाहिए। होता क्या है कि टीवी और रेडियो सिग्नल से हमारे पास किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो रेडिएट की जाती हैं, और वो जो एंटीना होता है, एंटीना उसको रिसीव करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में अगर एंटीना रखा हुआ होगा तो एंटीना के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करने लग जाएंगे। तो जैसी वेव हमारे टीवी और रेडियो सिग्नल्स से भेजी गई थी एंटीना पर, बिल्कुल वैसी ही वेव रेप्लिकेट हो जाएगी और हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे केस में एंटीनास मस्ट बी अलाइंड टू रिसीव E vector, then only electric field of the wave can force electrons to flow along wires to make a current. अगर एंटीना इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट नहीं करवा पाएगा और हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। यही यहाँ पर हमने शो करने की कोशिश भी की है। ये ट्रांसमीटर है जहाँ से कि सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीना से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो रिसीवर पर जो एंटीना लगा है वो एंटीना भी इसी तरीके से ओरिएंटेड होना चाहिए जिस तरह से ओरिएंटेशन एंटीना का ट्रांसमीटर पर था। देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचेगा और इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करवाने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करने की वजह से करंट फ्लो होगा और रिसीवर को वो सिग्नल मिल जाएगा जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। रिसीवर एंटीना कैन डिटेक्ट दिस वेव विद मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम इफेक्टिवनेस इफ एंड ओनली इफ इट्स एंटीना ऑल्सो लाइज इन ए प्लेन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। ओके, अब बात ये आती है कि इस तरह की जो वेव होती है, दिस काइंड ऑफ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, दिस काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड लीनियरली पोलराइज्ड वेव और प्लेन पोलराइज्ड वेव। जनरली हम देखें तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ लाइट की हम बात करें तो सन हो गया, लाइक बल्ब हो गया, कैंडल्स हो गई, इस तरह के जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं इसमें जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बिहेव करते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू हमें लाइट मिलती है।
तो ऐसे केस में जो वेव्स एमिट होती हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर बट दे आर नॉट पोलराइज्ड, दे आर अनपोलराइज्ड। इसका मतलब ये है कि उसके जो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिसीव करके और ऑसिलेट करते हैं और ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं और उनकी जो डायरेक्शंस होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशंस की और यू कैन से उससे जो इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन नहीं होता बल्कि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। इस तरह की लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं और इसको शो करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो कर रहे हैं इसका मतलब ये अनपोलराइज्ड वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट करने की कोई एक पर्टिकुलर प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है। सो देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड्स बट फेज डिफरेंस बिटवीन देम वेरीज रैंडमली विद टाइम। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस रैंडमली वेरी करता रहता है। इसी को शो करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से दो डायरेक्शंस में शो कर सकते हैं बिकॉज हर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हम एक्स और वाई के अलोंग ले सकते हैं। तो अगर हम दोनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि हम अनपोलराइज्ड वेव को ही शो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों मेथड्स हैं ये दोनों मेथड्स अनपोलराइज्ड वेव को शो करने के तरीके ही हैं। ओके, अब आप देखें तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेव कैसे ट्रैवल करती है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जब हम बात करते हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव का क्या मीनिंग होता है। यहाँ पर मैंने ये लिया है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो आपके पास ये एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ है मैक्सिमम का तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम का हाफ होगा। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो एक इंस्टेंटेनियस स्नैपशॉट हम लोगों ने शो किया है ट्रैवलिंग वेव का। अब इस केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है वाई के अलोंग ही। तो वाई के अलोंग ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो इस तरह का जो वेव है इसको हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड वेव। और इसको शो करने का तरीका ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। जैसे इस केस में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। तो बाय कन्वेंशन वी डिफाइन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हियर दिस इज वाई डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव क्या है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव होगी। यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन है। और अगर आपसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पूछा जाए, प्लेन डिटरमिन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पर एक्स एक्स के अलोंग वेव ट्रेवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग वेरी कर रहा है, इसलिए एक्स वाई प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो आप ये ध्यान रखें, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो इनका क्या मीनिंग होता है। अब ये तो आपके पास कुछ टर्म्स हो गए जो हमें इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। अब हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज बना सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं तीनों चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने का, पोलराइजिंग शीट्स। कुछ शीट यूज करते हैं हम जिनको पोलराइड्स भी बोलते हैं। लाइट इसमें क्या होता है, पोलराइड्स में बेसिकली एक पास एक्सिस होती है, जैसे यहाँ पर हमने शो कर रखा है इस तरीके से। तो पास एक्सिस होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट आएगी तो इस पास एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो ये एब्जॉर्ब कर लेगी और इस पास एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे वो यहाँ से पास हो जाएंगे।
तो अगर एक अनपोलराइज लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है तो इस अनपोलराइज लाइट को अगर मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ, पास एक्सिस के पैरेलल और पास एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो पास एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस पोलराइजिंग शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा वो प्लेन पोलराइज होगा और जो पास एक्सिस होगी उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द शीट इज लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन आइडियल पोलराइजिंग शीट, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट is half of incident intensity no matter what the orientation of sheet is। आप ये ध्यान रखें कि अगर I नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है पोलरॉइड्स पर, तो यहाँ से जो भी बाहर निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी इंटेंसिटी हमेशा इस इंटेंसिटी की हाफ होगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पास एक्सिस के पैरेलल होगी। पास एक्सिस के पैरेलल होगी ये बात ठीक है, पास एक्सिस किधर भी हो सकती है लेकिन इंटेंसिटी हमेशा हाफ ही रहेगी। उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, बिकॉज कंपोनेंट केवल अगर आप देखें तो ई वाई, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, पास एक्सिस के पैरेलल और पास एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ई वाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये वाला तो ट्रांसमिट होगा और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। और आपको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो ई वाई स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो दिस विल बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ई वाई स्क्वायर का जो एवरेज होगा यही इंटेंसिटी होगी और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज आप लोगों को पता है हाफ होता है। तो अगर एवरेज इंटेंसिटी की बात करें हम, जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज होगी और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ होता है, तो आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी ही ट्रांसमिट होगी इस पोलरॉइड से। ये हमें क्लियरली समझ में आता है। ओके, तो ऐसे केस में अब क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। देखिए, एक पोलराइजर के साथ अगर हम एक और साथ में पोलराइड शीट रख दें, देन दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। तो सबसे पहले तो ये जो लाइट होती है अनपोलराइज्ड, ये जिस पोलरॉइड से पास होगी दैट इज कॉल्ड पोलराइजर, और पोलराइजर के साथ एक एनालाइजर अगर हम और लगा दें तो ये आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी जो है, इस आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी का भी केवल कुछ फ्रैक्शन ही इससे पास हो पाएगा। अगर आप इसकी पास एक्सिस, पोलरॉइड की पास एक्सिस और एनालाइजर की पास एक्सिस अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लें, तब तो कुछ भी इंटेंसिटी पोलरॉइड से एनालाइजर से पास नहीं हो पाएगी और आपको जीरो इंटेंसिटी मिलेगी इस ऑब्जर्वर को। लेकिन अगर एनालाइजर और पोलराइजर की पास एक्सिस पैरेलल हो तो फिर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और आई नॉट बाई 2 यहाँ पर है, आई नॉट बाई 2 ही ऑब्जर्वर को मिल जाएगी। किसी जनरल एंगल थीटा के लिए अगर हम देखें, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर, तो अगर आई नॉट इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की थी और पोलराइजर से ये आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी हमें मिलती है पास होने के बाद, और थीटा जो है वो एनालाइजर और पोलराइजर के बीच की पास एक्सिस का एंगल है, तो ऑब्जर्वर को जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगी। और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो ये जीरो होगी और थीटा जब 0 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम होगी। तो ये ध्यान रखिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। नाउ इफ वी पुट ए सेकेंड पोलराइजिंग शीट, यूजुअली दिस इज कॉल्ड एनालाइजर, and rotate it about direction of propagation, there are two positions 180 degree apart at which transmitted light intensity falls to 0। ये अभी मैंने आपको समझाया। These are the positions in which polarizing direction of polarizer and analyzer are at right angles। तो इसको हम मेलस लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मेलस या मेलस लॉ बोलते हैं, जिसमें कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर इज ई नॉट, एनालाइजर पर अगर ये ई नॉट इंटेंसिटी आती है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट दैट इमर्जेज इज ई नॉट कॉस थीटा। जैसे कि हम लोगों ने पोलराइजर के लिए लिया था, वैसे एनालाइजर के लिए भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो आई एम कॉस स्क्वायर थीटा होगी, जहाँ पर आई एम जो है वो इंटेंसिटी है जो कि एनालाइजर पर इंसिडेंट हो रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये वो इंटेंसिटी होगी आई एम जब दोनों की पास एक्सिस पैरेलल है। तो आई एम इज मैक्सिमम ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी फॉर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब दोनों की पास एक्सिस पैरेलल है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मिलर्स लॉ। तो इस इक्वेशन पर बेस आपके जो है वो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्वेश्चंस एक आध दो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे, पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसका सेकंड मेथड पर हम आते हैं। सेकंड मेथड इज पोलराइजेशन बाय
रिफ्लेक्शन। मिलर्स ने 1809 में ये डिस्कवर किया था कि लाइट कैन बी पार्शली और कंप्लीटली पोलराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये देखा कि अगर हम दो मीडियम ले लें, फॉर एग्जांपल ए और ग्लास यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, N1 और N2 इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, यहाँ पर एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है। अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं कि एक तो ये वाली एक्सिस हो गई आपकी, ये एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करते हैं तो ये अनपोलराइज लाइट हो जाती है। तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम शो कर रहे हैं। अब इस केस में अगर एक पर्टिकुलर एंगल हम देखें थीटा पी, दिस थीटा पी इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और ब्यूस्टर एंगल भी इसको बोलते हैं। अभी इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे केस में ऐसा देखा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है या रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो लीनियरली पोलराइज होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर तो इसके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां और यहां ऐसे थे। इसकी इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे ट्रांसमिटेड लाइट की, तो इसमें भी आपको दोनों डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो गया होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका कुछ पार्ट ही ट्रांसमिट हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि छोटे हो गए यहाँ पर सर्कल्स, यानी इनकी इंटेंसिटी कम हो गई है और जो इंटेंसिटी इनकी कम हुई है वो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट में मिल रही है। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में खास बात यह है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो हो गए हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप देखें तो बेसिकली जो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं वो बेसिकली ये होता है कि उस केस में डाइपोल्स जो हैं वो हमें हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलने का तरीका यही होता है कि कोई डाइपोल होता है वो ऑसिलेट करता है और डाइपोल के ऑसिलेशन से हमें वेव मिलती है। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंसिडेंट हुआ तो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑसिलेट करने लग जाते हैं। अब सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जब ऑसिलेट करने लगते हैं तो उन ऑसिलेशंस की वजह से ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दो लाइट्स जनरेट होती हैं। अब एक खास बात यह है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा कि कोई भी डाइपोल जो होता है वो अपनी एक्सिस के पैरेलल रेडिएट नहीं करता। डाइपोल अगर इस तरीके से है तो ये डाइपोल अपनी एक्सिस के पैरेलल कभी रेडिएट नहीं करता। ये डाइपोल हमेशा रेडिएट करेगा परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जीरो होगी। तो यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं ये एंगल 90 डिग्री मान लूँ, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कौन सा एंगल 90 डिग्री है, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो डाइपोल रोटेट कर रहा होगा उस केस में इस डायरेक्शन में जो डाइपोल रोटेट करेगा वो इस डायरेक्शन में कोई भी रेडिएशंस एमिट नहीं करेगा और इस डायरेक्शन में आपको केवल ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो अगर इसको 90 डिग्री आपने बना दिया तो इसका मतलब यू आर मेकिंग श्योर कि इस वाले कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले डाइपोल के ऑसिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन में आपको कोई रेडिएशंस नहीं मिलेंगे। यही रीज़न है कि रिफ्लेक्टेड वेव में आपको ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलते, केवल ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स रह जाते हैं और इसीलिए रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाती है, लीनियरली पोलराइज हो जाती है। तो इसकी कंडीशन बेसिकली क्या हो गई, इसकी कंडीशन ये हो गई कि ये वाला जो एंगल है दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास, थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया और यही कंडीशन हो जाती है। इससे जो हम थीटा पी निकालेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है कि फॉर ए पर्टिकुलर एंगल थीटा पी विच इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर एंगल, रिफ्लेक्टेड लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड विद इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर ये जो है वो पोलराइज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स विद पोलराइजेशन पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज एंटायरली रिफ्लेक्टेड while the perpendicular component is partially reflected and partially refracted। आप देख सकते हैं इसका जो perpendicular component है ये partially reflected और partially refracted हो जाता है और जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट थीटा पी प्लस थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री और एक स्नेल्स लॉ अगर आप लगाएंगे तो n1 sin थीटा पी इक्वल टू n2 sin थीटा आर लिखेंगे और इन दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास एक रिलेशन आ जाता है tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 by n1। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल और इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। नाउ लेट्स कम टू
थर्ड मेथड विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, लेकिन इसमें आपके कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कैसे होता है। ये लाइट वेव, यहाँ पर भी वही चीज़ है बेसिकली जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि लाइट वेव फॉलिंग ऑन ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड causes the electrons in the solid to oscillate perpendicularly with time varying electric field of the incident wave। एक इंसिडेंट वेव अगर किसी ट्रांसपेरेंट सॉलिड पर इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसी तरीके से वो भी क्या करने लगते हैं, ऑसिलेट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द वेव that travels through the medium is the resultant of incident wave and the radiations from oscillating electrons। तो इंसिडेंट वेव और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब जो वेव जनरेट होती है वो हमें कंबाइंड वेव अब मिलती है। रिजल्टेंट वेव हैज ए मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम फॉलिंग ऑफ रैपिडली ऑन ईदर डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में आ रही थी इंसिडेंट बीम उस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और बाकी हर तरफ ये थोड़ी डिक्रीज होती चली जाती है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें किस तरीके से हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। यहाँ से मान लीजिए एक मैंने आपको ये शो किया है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो इंसिडेंट वेव है विच इज़ ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और इसमें हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिए हैं इसके परपेंडिकुलर, एक y के अलॉन्ग शो कर दिया है और एक z के अलॉन्ग, यानी ये अनपोलराइज लाइट है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको अगर हम शो करें तो ये आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी डाइपोल्स बनेंगे ये हर डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा होगा, तो हम सारे के सारे डाइपोल्स के केवल कौन से दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक z एक्सिस के अलॉन्ग और एक y एक्सिस के अलॉन्ग, विच आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने भी आपको बताया था कि ये वाला जो डाइपोल एंटीना बनेगा, ये जो डाइपोल होगा, ये डाइपोल अपनी एक्सिस के अलोंग रेडिएट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में किसी ऑब्जर्वर को देखेंगे तो इस डायरेक्शन में इस ऑब्जर्वर को ये वाला कंपोनेंट एब्सेंट मिलेगा, केवल इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला कंपोनेंट ही दिखाई दे रहा होगा। आपको समझ में आया? मैंने अभी जो है वो आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि डाइपोल एंटीना जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है वो अपनी एक्सिस के अलोंग रेडिएट नहीं करता। तो इस डायरेक्शन में आपको ये वाला कंपोनेंट एब्सेंट मिलेगा, केवल ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा, और ये लाइट कौन सी होगी, लीनियरली पोलराइज लाइट होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि लीनियरली पोलराइज लाइट जो है वो कैसी मिलेगी, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा, तो आप इस तरीके से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करके और देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन सा डाइपोल की एक्सिस आ रही है। जिस डाइपोल की एक्सिस आ रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एब्सेंट मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर वाला प्रेजेंट मिलेगा। इस पर बेस प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर आप ये समझ जाएंगे कि डाइपोल एंटीना अपनी एक्सिस के अलोंग रेडिएट नहीं करता तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये यहाँ पर मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन्स एट O ऑसिलेट according to incident electric field. Their motion is equivalent to two oscillating dipoles whose axes are in the y and z direction at O, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। For transverse electromagnetic wave, an oscillating dipole does not radiate along its own axis, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। So an observer at O dash would receive no radiations from the dipole at O oscillating in z direction. The radiations reaching O dash would come entirely from the dipole at O oscillating in the y direction and would be linearly polarized in the y direction। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इससे आप अगर दूर जाते हैं मूविंग ऑफ द z एक्सिस तो रेडिएशन बिकम्स लेस देन फुल्ली पोलराइज्ड बिकॉज डाइपोल एट O oscillating along z एक्सिस कैन रेडिएट समवॉट इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ से ऑसिलेट, यहाँ से अगर आप मूव करेंगे तो आपको जो लाइट मिलेगी वो लीनियरली पोलराइज नहीं होगी, बल्कि उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्योंकि उस केस में ये वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इस डाइपोल का भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट यहाँ पर मिल रहा होगा। लेकिन एक्सिस के अलोंग अगर आप जाएंगे तो एक्सिस के अलोंग आपको जो लाइट मिलेगी वो ऐसी ही मिलेगी जैसी कि इंसिडेंट हुई थी। तो ये पूरी तरीके से अनपोलराइज वेव होगी। तो इधर तो आप जाएंगे तो यहाँ आपको पार्शली पोलराइज थोड़ी बहुत मिल सकती है, दूसरा कंपोनेंट भी मिल सकता है, लेकिन एक्सिस के अलोंग तो आपको कंप्लीटली अनपोलराइज वेव ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, कैन रेडिएट समवॉट इन
these directions, and at points along x-axis radiation is completely unpolarized. कुछ एग्जाम्पल्स इसके पूछे जा सकते हैं आपसे. आपको पता रहना चाहिए कि स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर दिस इज द रीजन व्हाई वी सी दैट देयर इज लाइट एवरीवेयर. अदरवाइज तो अगर आप देखें तो सन की तरफ डायरेक्ट देखने पर तो आपको लाइट दिखाई देनी चाहिए, बाकी सब जगह ब्लैक दिखाई देना चाहिए. तो इफ द एटमॉस्फेयर वर नॉट प्रेजेंट तो स्काई वुड अपीयर ब्लैक एक्सेप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन, बिकॉज उस केस में लाइट सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में आएगी और बाकी सारी डायरेक्शंस में नहीं पहुंच पाएगी. जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर के ऊपर रहते हैं, जाते हैं जब वहाँ, तो वहाँ पर उनको यही सिचुएशन दिखाई देती है, उन्हें हर तरफ ब्लैक ही दिखाई देता है, एक्सेप्ट वो अगर डायरेक्ट सन की तरफ देखेंगे तो ये जो आपको पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में लाइट दिखाई देती है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. इसके अलावा आप लोगों को शायद ये भी पता हो कि जो बीज होते हैं, तो बीज ओरिएंट देमसेल्व्स इन देयर फ्लाइट्स बिटवीन देयर हाइव एंड द पोलन सोर्सेज बाय मीन्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्काई. बीज आईज कंटेन बिल्ट इन पोलराइजेशन सेंसिंग डिवाइसेस. इनकी आंखों में ही जो है कुछ ऐसे पोलराइजिंग सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं कि ये उसी डायरेक्शन की वजह से उसी ओरिएंटेशन को जो है वो ऑब्जर्व करके और अपने हाइव और पोलन सोर्सेज के बीच में मूव कर पाती हैं. तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किस चीज़ पर डिपेंड है, किस चीज़ पर बेस्ड है, तो भी आपको पता रहना चाहिए. इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, बिकॉज लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम द स्काई इज प्रीडोमिनेंटली ब्लू बिकॉज नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स. आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ पर कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज क्लोजर टू ब्लू लाइट देन दैट ऑफ रेड लाइट. और फोर्स ऑसिलेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे. फोर्स ऑसिलेशन होता है कि अगर कोई किसी भी पार्टिकल की अपनी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से उसको फीड किया जाए या कोई फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स जो उसी फ्रीक्वेंसी का हो, तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो सकता है. तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, वही फिनोमेना यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्लोजर टू ब्लू लाइट देन दैट ऑफ रेड लाइट. तो जो ब्लू लाइट होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. सो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन we would expect that blue light to be more effective in causing the electrons to oscillate, and it is more effectively scattered, so sky appears blue. ये कुछ चीज़ें थी जो पोलराइजेशन में आप लोगों को पता होना चाहिए. बेसिकली इतना ही सिलेबस है पोलराइजेशन का. अगर आप इन 3 मेथड्स को और इन चीज़ों को जो मैंने आपके इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है, अगर आप समझ लेते हैं तो पोलराइजेशन में इससे अलग और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इस पर बेस एक आध प्रॉब्लम और ले लेंगे, तो कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए बेसिकली कि किस तरीके से फॉर्मूले लगाए जाते हैं. अदरवाइज इन पर बेस प्रॉब्लम्स एकदम सिंपल होते हैं. तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो आपका मेंस का जो या नीट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स होंगे या जो पूछा जाता है वो सब इसमें कवर हो जाता है. ओके, एंजॉय योर डे.